इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत हो जाएंगे। चलिए सबसे ऑफिशियल पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं और आप एलिजिबल है या नहीं ये भी पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, एक नोटिफिकेशन निकल चुका है, विज्ञापन हुआ है 16 तारीख को, मतलब कल निकला है। और जैसे कि पेमेंट जो आपके जो एप्लीकेशन जो की प्रारंभ जो तिथि है वो 15 अप्रैल है, मतलब 15 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे। 5 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और कोई भी करेक्शन करने की डेट आपकी 12 मई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। अब बात करते हैं मैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इसमें कुल 402 आपकी पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट किस विभाग में निकली ये भी आपको पता होना चाहिए। ये विभाग निकली है के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, और बात कर लेते हैं कंप्लीट सहायक बोरिंग टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा के हेतु ये वैकेंसी है। ठीक है, ये पोस्ट है और इसके रिगार्डिंग भी जो भी एलिजिबिलिटी है कुछ डिस्कस करते हैं। मेन एलिजिबिलिटी ध्यान रखना, ये वैकेंसी पैट के थ्रू होने वाली है, तो जो भी जिसने भी पैट 2025 दिया है वो इस फॉर्म को भर सकता है। जिसका स्कोर निगेटिव ना हो और शून्य ना हो, ठीक है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, निगेटिव, शून्य और निगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। अब बात करते हैं प्रोसेस जो एप्लीकेशन की है वो वही है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी पहले आपकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और जो पोस्ट के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपको फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले आप ये जान लें कि पहले नंबर पैट का आपका स्कोर होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शून्य नहीं होना चाहिए। एक नंबर भी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश लघु विभाग में ये सब निकली हुई है। अब पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद से आपने हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, मतलब फर्स्ट है आपके 10th होनी चाहिए। दूसरा, राजकीय प्राविधिक केंद्र और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान रखना, आवश्यक है। दूसरा, अब इसमें ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो वो तो लिखिए या ये इसके नाम शख्स और क्या हो, निम्नलिखित में से किसी व्यवसाय में सेवा योजना या प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, मतलब सर्टिफिकेट या फिर डिग्री, सॉरी डिप्लोमा, दो, क्योंकि डिप्लोमा 2 साल का होता है, या राष्ट्रीयकृत व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष या फिर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। किस ट्रेड में होना, ये दिए गए हैं 4 ट्रेड। पहला मशीन मिस्त्री मशीनिस्ट, दूसरा फिटर, तीसरा वायरमैन और चौथा टर्नर। ठीक है, इनमें से किसी में भी आपके पास एक में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज है प्रमाण पत्र, 2 साल का आपने मतलब डिप्लोमा वगैरह ये चीज की हो, दैट इज टू बी एलिजिबल। अब यहाँ पे सेंटर के नाम दे रखे हैं और वो चीज क्लियर काटा। ठीक है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र। ठीक, दूसरा नोट, राजकीय प्राविधिक एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लाल डिगी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित द्वारा नलकूप मैकेनिक प्रमाण पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र मान होगा। तो इसमें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ था, इसमें इसमें जो दूसरा मान क्या होगा वो नोट में यहाँ लिखा है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र BGT, ठीक है, लखनऊ द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ये वाला मान्य होगा, या फिर इसके समकक्ष अगर किसी भी ऐसे संस्थान से आपने वो एक्सपीरियंस लिया, वो चीज किया हो, वो आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स की जो ईयर अवधि होती है वो 1 साल की होती है, और डिप्लोमा की होती है 2 साल की, और डिग्री की होती है 3 से लेकर 4 साल की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वाले 2 ही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो इन पर्टिकुलर ट्रेड में आपने किया हुआ हो तो। ठीक है, संस्थान के नाम भी दिए गए या फिर इसके समकक्ष ये भी बताया गया है। ठीक है, ट्रेड आपको क्लियर हो गई इन 4 ट्रेड में या फिर इसमें जो चीज है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर कट होगी, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आपको वैकेंसी के बारे में। थोड़ा वैकेंसी के भी आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कितनी क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहले नंबर हम बात करते हैं, ये वैकेंसी देख सकते हैं आपकी टोटल 402 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें कि आपकी ईडब्ल्यूएस में है 40, ओबीसी में 107, अनुसूचित जनजाति में 10, अनुसूचित जाति में है 82 और अनरिजर्व में है 163। ये टोटल स्थायी पोस्ट है, ये भी चाहिए। लेवल सैलरी की बात करें तो लेवल 2 है, 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ये आपका इनिशियल पे है, इसमें अभी बताता कुछ भी ऐड नहीं है। ठीक है, वो आपका एड वेड हो हवा के वो आपको मिंचिंग मिलेगा। लेवल 2 पोस्टिंग का जो पोस्ट का नाम है वो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की पोस्ट है, लघु सिंचाई विभाग में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है,
ये सब कैटेगरी जो होती है, ठीक है, क्षैतिज आरक्षण के अकॉर्डिंग ये डिवीजन में। मैं एक चीज बता दूं, गर्ल्स के लिए स्पेशली इसमें 80 पोस्ट रिजर्व है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 8, और सैन्य विजयित भूतपूर्व सैनिक के लिए 20। ठीक है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी जो ये ये कोड है उनके, तो उसके लिए ये 8 है, और एचएच के लिए भी 8 है, और स्वतंत्रता संग्रामी और सैनिक के आश्रित सैनिक सेनानी के आश्रित के लिए 8 वैकेंसी ये रिजर्व है, ये इन आपके जो आपका जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसमें। ठीक, अब बात करते हैं इसमें जो कि मैंने बात करी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, आपका कहाँ का और कब तक का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो सबसे पहले मैं चीज बात कर लेते हैं, उत्तर किसको आरक्षण का लाभ मिलेगा वो भी आपको बताएं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, जनजाति और जाति, और उत्तर प्रदेश के अनपिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर की उसकी बात हो रही है जो कि जनरल का ईडब्ल्यूएस है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईडब्ल्यूएस तो इसमें दिख ही नहीं रहा कहाँ पे है। ठीक है, तो जो आपका ईडब्ल्यूएस है वही यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बोला जाता है। ठीक है, अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक विद्यमान शासनादेश विभाग के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। मतलब जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो यूपी के कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, आपने बैठ दिया होगा। ठीक है, और आपके पास इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, बट आपको रिजर्वेशन में नहीं मिलेगा। आपका जो फॉर्म रहेगा वो इस 163 वैकेंसी है ना इसमें रहेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। दूसरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। हम अब इसमें हमने बात कर ली किसको किसको रिजर्वेशन मिलेगा वो पता चल गया। अब ईडब्ल्यूएस की थोड़ी जो क्या टेक्निकलिटी, कौन सा सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें दिया गया है कि 8 लाख जो इसमें नॉर्म्स है ईडब्ल्यूएस का वो तो ठीक है, वो चीज सारे फॉलो ही है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कोई डेट का कुछ बैरियर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, उन लोगों के लिए। लेकिन वैसे ये चीज जैसे कि बाकी आप सभी में देखेंगे तो सब में एक बैरियर रहता है कि जिस ईयर आप फॉर्म भरेंगे उस ईयर की 1/4 जो 1 अप्रैल से लेके अगले ईयर की 31/3 तक का सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट 1/4 के बाद कभी भी इशू हो और 31 मार्च अगले साल के पे तक वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर का रहता है इसमें। ठीक है, तो सब में सीन यही रहता है। अब इसमें कभी इसमें ये सीन ऐसा क्यों है, वैसे ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है और इससे बहुत से कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो भी जाता है और बहुत से कैंडिडेटों का सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि सीन जैसे कि अभी एक डीबी हुआ था तो उसमें सीन ये था कि जो भी करंट हो वो ले आओ, और वैकेंसी थी 2 साल 1 साल पहले की, तो जो जो सर्टिफिकेट होना चाहिए था वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेट का होना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आपका जो अभी करंट में हो वही ले आओ। तो एक बात ये पे भी आ जाती है कि यहाँ पे अगर कोई चाहेगा तो वो उस पर कोर्ट केस भी शायद किसी ने किया हुआ है, कर भी सकता है, क्योंकि ये चीज जो आपके प्रैक्टिकल नॉर्म्स है कि एक कैंडिडेट है जिस वक्त उसने फॉर्म भरा है अगर उसके पास वो चीज का सर्टिफिकेट ही नहीं था तो वो उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन कोटा का कैसे लाभ ले सकता है जब उसके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है। और ये चीज केवल ईडब्ल्यूएस पे भी नहीं ओबीसी पे भी लागू होती है, इन दोनों पे, क्योंकि इनमें अगर केवल अब इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप सभी नोटिफिकेशन देख लो एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के सब में ये लिखा ही होता है। अब रही बात शासनादेश, तो आजकल शासनादेश फॉलो कौन करता है, जो एक प्रैक्टिकल नॉर्म्स होते हैं जो कि है, तो मैं चीज अगर फॉलो होनी चाहिए तो सभी में होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी में फॉलो हो रहे हैं यूपी की किसी वैकेंसी में और किसी में नहीं हो रहे हैं, तो वो चीज थोड़ी सी ऑड हो जाती है कुछ कैंडिडेटों के लिए, तो वो चीज है। ठीक है, बात करते हैं, हाँ, जो जो गर्ल्स का और जो भी पीडब्ल्यूडी जो मैंने ओरिजिनल आरक्षण बताया तो वो भी केवल यूपी का ही होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के भी उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी लगभग 8 पोस्ट हैं, तो वो चीज अच्छी बात है उनके लिए, है ना। और रही बात तो यहाँ पे ओबीसी के बारे में नहीं दिया गया है, उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के बारे में दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के बारे में, नॉर्म्स के बारे में दिया गया है, ये महिला है ना, और ये महिला आरक्षण के बारे में दिया गया है। ठीक है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ओबीसी के बारे में दिया गया होगा, यहाँ पे नहीं दिया गया होगा, वो भी दिया होगा। ओबीसी के मतलब जो नॉर्म्स है वो तो यही फॉलो करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल ईयर से लेकर दूसरे फाइनेंशियल ईयर के बीच में क्या ही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है, बहुत से लोग अगर किसी को लगता हो कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ तो, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केजीएमयू है, एसजीपीजीआई है, या फिर जो और भी नोटिफिकेशन निकलते हैं एक्सेप्ट सम, ठीक है, आप देख सकते हो। और जो जो रूल्स है जो सर्टिफिकेट का वो नीचे होता है, ठीक है, वो भी चीज़ आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपकी लिखित परीक्षा के बारे में। तो लिखित परीक्षा के बारे में मैंने ये बता दिया किसको फॉर्म भर सकता है। लिखित परीक्षा का सिलेबस ये आप देख सकते हैं, है ना। इसको मैं अगर कोई इन डेप्थ चाहेंगे तो मैं इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपका सिलेबस इसमें पंच है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। फॉलो अप वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इन डेप्थ पढ़ने में स्किप कर रहा हूँ, है ना। बाकी अभी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर देगा, ठीक है, फिर उसका सीन क्या रहेगा, पैट का लिख का थोड़ा, पैट का लिख के बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सीन क्या रहता है। देखो जो आपके पैट में नंबर आते हैं, ठीक है, उस पैट में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर है आपके, ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है एक नंबर भी है वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब वो 4 नंबर है तो उसका क्या होगा, 15 गुना कैंडिडेट। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए उनके प्रारंभिक परीक्षा के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन के पद के आधार श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा। ठीक है, 15 गुना अभ्यर्थी। ठीक है, तो वो चीज सीन रहता है।
तो 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा किसके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है, लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बात ये मान के चलें, जितनी पोस्ट है 402 पोस्ट है, अब 402 का 15 गुना, ठीक है, आप इतना ही मान लो, ठीक, इतने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। भले ये है कि अगर आप देखा जाए कि लेखपाल का, भाई लेखपाल का सीन ऐसा क्यों नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल सही है, लेखपाल में बोला 15 गुना गया है और लगभग बुला लिया है लगभग 15 के लगभग 1.5 गुना, मतलब 30 गुना के भी आसपास, 30 गुना भी क्यों, मतलब 8,000, 3 लाख 3.5 लाख के आसपास बुलाए गए हैं। तो 8,000 का 8×3 = 24, 8×4 = 32, ठीक है, 8×5 = 40, मतलब 4.5, ठीक है, तो 45% के आसपास लगभग ये बुलाए गए हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा है, ये मतलब जितना नॉर्म्स है 15 गुना का 3 गुना कर दिया आपने, तो वो चीज़ है। तो अब ये चीज़ हो सकती है, पर हम लोग जो अपना माइंडसेट मान के चलते हैं, जो रोल्स दिया गया उसके अकॉर्डिंग अभी मानते हैं। बाकी फिर उतने कैंडिडेट जितने शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पूरा आएगा कि इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, है ना, गुना नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर वो ये चीज़ गड़बड़ करेंगे तो गुना नहीं लिखेंगे नोटिस में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कट ऑफ आएगी कि मतलब जिनमें पैट, जिसके पैट में 10 नंबर हैं या जिसके पैट के 2 नंबर हैं, क्योंकि देखो इस ट्रेड में ज़्यादातर कम ही लोग मिलेंगे, ठीक है, और बहुत से, और जितने लोग मिलेंगे ज़्यादातर हो सकता है उनके पैट में नंबर कम हो, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी मान के चल सकते हैं कि 2 नंबर वाले भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं और 1 नंबर वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि जब स्टाफ नर्स जैसी पोस्ट के लिए 1 नंबर वाला ज्वाइन कर सकता है, तो 2 नंबर वाले, 1-2 नंबर वाले सिलेक्ट अगर हो रहे हैं मेंस के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये सीन रहेगा, तो कंफ्यूजन अगर जो था आपको पैट के लिए जो क्या सीन रहने वाला है। फिर जो आपका मेंस होगा, जो मेंस है 15 मिनट कैंडिडेट कर सकते हैं, उस मेंस में आपको जो मैंने सिलेबस देखा है वो सिलेबस आएगा, ठीक है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर होगा। उस पेपर को जब आप क्लियर करेंगे तो वो जो पेपर आएगा उसके बाद जो उसमें नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपके नंबर जो पोस्ट होंगे उससे शायद 5 गुना, शायद यानी 3 गुना, कुछ इट्स डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, वैसे शायद 5 गुना का सीन रहता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि कितने का रहता है नॉर्मलाइज स्कोर की, अभी नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो मुझे अभी रिसेंटली नहीं आ रहा है, 2 गुना या 5 गुना की समथिंग, आप ये मान के चलो मोस्टली जितने होंगे से लगभग सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये अगर 2-3 हज़ार के आसपास, जैसे कि 402 पोस्ट है, और अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अगर 3-4 हज़ार है ना, या 5 हज़ार भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सब आ जाएंगे मीन्स पेपर, मतलब इसमें शॉर्ट लिस्ट के लिए। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उनका डीवी होगा, जब पेपर में जितने नंबर आएंगे, ठीक है, वो अभी शो ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, कितने नंबर पे सेलेक्ट हुए, ये चीज नंबर शो नहीं करेंगे, ठीक है। बट जो अब फिर आपका डीवी होगा, डीवी के बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी कि डॉक्यूमेंट में इतने लोगों के डॉक्यूमेंट वैलिड पाए गए, इतने लोगों के नॉट वैलिड पाए गए। नॉट वैलिड तो वैसे ज़्यादातर वही रहते हैं, जैसे जो आपका सर्टिफिकेट है वो वैलिड इनवैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है भी नहीं, 10th होनी चाहिए और मिनिमम जो अपने पर्टिकुलर डेट का सर्टिफिकेट है, दैट्स इट, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और इन टाइम का होना चाहिए। मेन चीज़ इन टाइम का मतलब ये है, अभी करंटली जब आप फॉर्म भर रहे हो, है ना, तब तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एग्जाम जो करा रहे हैं, जो डीवी करा रहे हैं, वो कुछ वहाँ के लगभग पर्टिकुलर परसेंट ऑफ उस पर भी रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के फॉर्म भर जाते हैं, ठीक है, वहाँ एक्सेप्ट भी हो जाते हैं, डीवी भी हो जाते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि मतलब वो जब फॉर्म भरने के थी तब उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं आया था, ठीक है, किसी किसी में होता है ना रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और या फिर फॉर एग्जाम्पल फाइनल रिजल्ट नहीं आया था और उनका मतलब वहाँ ज्वाइनिंग कर रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो जाता है, कहीं कहीं किसी किसी पोस्ट पे हो चुका है ऐसा, ठीक है। अब मैं उसका नाम लेके कुछ कह नहीं सकता, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस बात को कहने से, इस बात को, ये बात को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर आप किनारे हो या फिर वो चीज़ हो तो उस चीज़ को लेके आप डीवी में स्ट्रेस मत होना केवल, ठीक है। अगर आपकी नसीब में होगा तो वो चीज़ वहाँ नसीब काम करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जो अपने नसीब पे हैं, और कुछ लोग ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जो अपने दम पे एग्जाम के मार्क्स पे हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन समटाइम्स टू बी हैपन सिचुएशंस, है ना, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते वो हो जाता है, और जो अनएक्सपेक्टेड चीज और जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहीं आप आसपास भी नहीं होते, और बिल्कुल हवा के बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बगल से निकल जाते हो, ऐसा सीन भी हो जाता है। तो ये सीन रहती है बहुत सी चीज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ डीवी को लेके इतना स्ट्रेस आउट मत होना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। आपका अगर आसपास भी हो तो भी आपका डीवी में इजी हो जाएगा, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा पड़ता है, मतलब जो डीवी में लोग आते हैं या फिर जो उस वक्त हेड ऑफ द बॉडी जो भी है वो होता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो लगभग सब कुछ रहता है, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, अगर अधूरा देखोगे तो अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। तो ये आप लोग कमेंट बता देते हैं कि किसने वीडियो पूरी देखी, किसने नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेस को अगर अधूरा देखोगे तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि प्रोसेस में अगर एक स्टेप ही डिजॉल्व होता है या डिजॉल्व होता है, दैट्स टू बी होल प्रोसेस टू बी गोन इंडस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये हो सकता है मैंने आपको प्रोसेस लगभग सब क्लियर कट कर दी हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि इतना तो मुझे ध्यान रहता है कि मैंने क्या आपको बताया है, ठीक है। रही बात सिलेबस की, अगर सिलेबस आप इन डेप्थ जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। आपको कुछ सोर्स भी बता दूंगा ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए इसको अटेंड करने में ईजिली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बहुत करना जो जो इसके लिए एलिजिबल हो, और अपने फैमिली में शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग ये
ट्रेड वगैरह के सर्टिफिकेट ले लेते हैं और उनको खुद भी नहीं ध्यान रहता और मेन चीज़ है किसी को बताते भी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक दैट, मोस्ट ऑफ ऐसा हो जाता है किसी किसी में, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली ही किसी के बारे में ऐसा पता चला है। दैट्स टू बी डजंट टू बी अनएक्सपेक्टेड दे हाइड फ्रॉम मी, ठीक है, बट ओके, पता चल गया, आप बता दिया, क्योंकि मैंने एक वैकेंसी इंट्रोड्यूस करी तो दैट्स टू बी से मैं एलिजिबल हूँ, मैंने कहा नहीं ये तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं है, मैंने किया तो था पर ध्यान नहीं है, मैंने बताया नहीं है तुमको, तो मैंने कहा ठीक है ओके, नहीं है तो फॉर्म भर देना, एलिजिबल हो, नहीं मैंने बता तो दिया, नहीं नोटिस सिलेबस सिलेबस वगैरह कुछ और कुछ बनना हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शायद एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि एज इसमें आपकी मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है, तो दैट इज टू मोस्ट गुड अगर आप इनिशियल डेज में लग जाते हो, क्योंकि सैलरी इतनी बुरी भी नहीं है। अब भी जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको केवल 25 रुपये फीस करनी पड़ेगी, फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे मीन्स के लिए तो फिर आपको मीन्स की एग्जामिनेशन फीस है वो 200 रुपये तब वो पेड करनी पड़ेगी। तो अभी आपको केवल 25 रुपये पे करना पड़ता है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कोई आपका इशू नहीं है, ओनली 25 रुपीज़ फॉर ऑल, ठीक है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे थोड़ा सा वो नहीं आता है, कई कई बेफालतू का इंटरेक्शंस नहीं होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, वो मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि वो फिर डीवी के टाइम इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट की भी रिसीट निकाल लेना, ठीक है, अपना पीडीएफ निकाल के अपने मेल वगैरह पे शेयर कर देना, क्योंकि वो आपको जब डीवी होगा ना तो थोड़ा सा उसमें डीवी में डिटेल एक भरनी पड़ती है पेमेंट की, तो वो आपके इसकी भी होती है और वो आपके जो 200 रुपये का जो पेमेंट आप करोगे ना, ठीक है, उसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, तो वो कोई भी मांग सकते हैं उस वक्त उन्होंने जौन जौन सी वो मांगे, ठीक है, क्योंकि डीवी का जो एक फॉर्म आता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ये डिटेल ट्रांजेक्शन डिटेल भरनी पड़ती है, दैट्स इट ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद।